विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इब्न बतूता की। इब्न बतूता अरब ओरिजिन के जोग्राफर नहीं रहे हैं, निग्रो ओरिजिन के रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये उस समय में हुए जब अरब भूगोलवेत्ताओं का दौर था और इनका बहुत बड़ा योगदान उसी संदर्भ में मिलता है और मुस्लिम शिक्षा दीक्षा इनकी हुई थी, इस्लाम के अनुसार हुई थी। इस कारण इनकी गिनती भी हम अरब भूगोलवेत्ता के तौर पर करते हैं। इब्न बतूता जो थे वो बहुत यात्राओं के बहुत शौकीन थे। 14वीं शताब्दी में इनका समय मिलता है। 1325 में इन्होंने नए नए देशों की यात्रा करने के लिए अपना जो निवास स्थान है उसको छोड़ दिया था और उसके बाद वो विभिन्न राष्ट्रों की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। 21 साल की उम्र में इन्होंने मक्का की यात्रा की थी और हज करने के बाद, ये जो मक्का की यात्रा थी जिसे कि इस्लाम के अनुसार हज कहा जाता है, इस हज को करने के बाद वापस लौटने के बाद इन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की और उन देशों की यात्राओं के करने के साथ साथ उनके विवरण भी विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए। इसलिए भूगोलवेत्ता के रूप में इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने जिन राष्ट्रों की यात्राएं की उनमें प्रमुख थे मिस्र, सीरिया, फारस, अरब, जंजीबार, एशिया माइनर और स्टेपीज का क्षेत्र जो कि कैस्पियन से आगे का उत्तर का क्षेत्र था, वहाँ की दौरे भी इन्होंने किए। इसके अलावा बुखारा, भारत, मालदीव्स, श्रीलंका, सुमात्रा और चीन तक इनकी मूवमेंट मिलती है, इनकी यात्राएं मिलती हैं, क्योंकि इनके वर्णनों में, इनके विवरणों में इन सारे प्रदेशों का विवरण मिलता है। तो एक तो प्रादेशिक भूगोल में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इन प्रदेशों की जब इन्होंने यात्राएं की तो इन प्रदेशों के विवरण भी इन्होंने विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे किल्वा जो कि भूमध्य रेखा से और 10 डिग्री दक्षिण में है, वहां तक की यात्रा की, जहां पर तो इस दूरी तक की जो कि दक्षिणी छोर तक माना जाने लगा था पृथ्वी का, वहां पर भी आगे तक इन्होंने यात्रा की। इसके अलावा मोजाम्बिक तक यात्रा की, जो और इन्होंने मतलब कहना चाहिए कि दक्षिण में विषुवत रेखा से दक्षिण में 20 डिग्री तक की यात्राएं इनके विवरणों में नजर आती हैं। और इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया, जब इन्होंने ये यात्राएं की तो ये भी इन्होंने स्पष्टता कहा कि जिसको कि पहले टॉरिड जोन कहा जाता था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कहा जाता था पूर्वी अफ्रीका का, वो वास्तव में उस प्रकार का उष्णकटिबंधीय नहीं है और उसके आगे भी जनसंख्या निवास करती है। इस बात का जिक्र इब्न बतूता के लेखन में मिलता है। फिर मोजाम्बिक से वापस मक्का लौटे। उसके बाद इन्होंने बगदाद, फारस, इनकी और काला सागर तक की यात्राएं की। इन्होंने रशिया की जो स्टेपी क्षेत्र है, वहाँ का भी सफ़र किया और उसके बाद बुखारा और समरकंद तक इनकी मूवमेंट मिलती है। इसके बाद इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस किया। पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस करके ये अफगानिस्तान आए, ये भारत में प्रवेश किए और भारत में रहकर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसने कि 1325 से 1351 के बीच भारत पर शासन किया था, उनके दरबार में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। स्कॉलर के तौर पर, दरबारी के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपनी सेवाएं दी हैं। और इस दौरान भी भारत में भी इन्होंने, भारतीय उपमहाद्वीप में भी इन्होंने विस्तृत क्षेत्रों में अपनी यात्राएं की। तुगलक ने ये कहना चाहिए कि दिल्ली के सुल्तान ने चीन में अपने राजदूत के तौर पर भी इनको अपॉइंट किया था और इस दौरान इन्होंने चीन जाने से पहले इन्होंने मालदीव, श्रीलंका, आसाम, ढाका और सुमात्रा तक का क्षेत्र इन्होंने ट्रैवल किया। तो हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक भूगोल के वेत्ता के रूप में इब्न बतूता बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय का जो भी ज्ञात विश्व था उस ज्ञात विश्व से भी आगे चलने की कोशिश की। दक्षिण में विषुवत रेखा से 10 डिग्री दक्षिण तक जाने का इन्होंने प्रयास किया। रदर ये वहां पहुंचे और ये बताने का प्रयास किया कि इससे आगे भी जनसंख्या निवास करती है, यही अपने आप में विश्व की या ज्ञात विश्व की या मानव बसाव की सीमा नहीं है। पूर्व में ये ढाका और सुमात्रा तक गए, तो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र जो था वहां तक भी इन्होंने हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तक भी इन्होंने ट्रैवल किया। उत्तर में ये चाइना गए, चाइना को क्रॉस करके साइबेरिया तक की इनकी मूवमेंट मिलती है। तो ये सारा जितना भी उस समय का जो विश्व है, जिसको कि मानव बसाहट वाला विश्व कहा जा सकता है, उसकी यात्राएं इन्होंने, इनके जो विवरण है उनमें मिलती है। और इन प्रदेशों का विवरण चूंकि इन्होंने विस्तार से दिया है, इसीलिए प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के रूप में इनके योगदान को भौगोलिक जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है।
अच्छा, जब ये चाइना से लौटे तो चाइना से ये भारत वापस लौटे और उसके बाद ये मोरक्को तक पहुँचे। लेकिन यहीं पर भी इनकी यात्राएँ अंत नहीं हुई हैं, बल्कि इन्होंने उसके बाद स्पेन की यात्रा की। इसके बाद इन्होंने सहारा को क्रॉस करके, सहारा को पार करके ये नाइजर नदी के किनारे टिम्बकटू तक पहुँचे और यहाँ से इन्होंने बहुत सारी जो मुस्लिम नीग्रो जातियाँ यहाँ पर निवास करती थी, उनका अध्ययन किया, उनके रहन-सहन के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्र की और विश्व के समक्ष रखी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने लगभग 25 साल यात्राएं की और लगभग इस 75,000 मील की दूरियां तय की। ये अपने आप में उस समय के सीमित साधनों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और और इनके जो यात्रा वृत्तांत मिलते हैं उनका योगदान भौगोलिक जगत में महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 600 साल पहले ये इब्न बतूता ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भूमध्य रेखा के सहारे सहारे जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु उतनी पराकाष्ठा युक्त नहीं है, उतनी एक्सट्रीम नहीं है जितनी की उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने पर होती है। ये हम आज जानते हैं, जिसको उन्होंने उस समय सबसे पहले बताया था कि भूमध्य रेखा के सहारे जलवायु उतनी एक्सट्रीम नहीं है। उतनी एक्सट्रीम से मतलब है कि गर्मी में बहुत गर्मियां और सर्दी में बहुत सर्दी, ऐसा नहीं मिलता है। भूमध्य रेखा में के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर वर्ष भर जलवायु लगभग एक जैसी रहती है। इस बात को सबसे पहले इब्न बतूता ने इंडिकेट करने की कोशिश की थी। लेकिन ये भी सच है कि इब्न बतूता की जो भी रचनाएं हमें मिलती हैं, जो भी उनके अध्ययन मिलते हैं जो उन्होंने विश्व के समक्ष रखे, उसमें ये नजर आता है कि भौतिक भूगोल के क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं था। इन्होंने भौतिक जो परिस्थितियां हैं, जो भौतिक क्रियाएं हैं या जो स्थल रूप है या जो जलवायु प्रक्रियाएं हैं, उन संदर्भों में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया है। उनके बारे में न ज्यादा जानने की कोशिश की है, न ज्यादा बताने की कोशिश की है, बल्कि इसकी तुलना में इनका ध्यान मानव समुदायों के रहन सहन पर ज्यादा था। तो इनका योगदान फिजिकल ज्योग्राफी में हम नहीं मान सकते, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में और रीजनल ज्योग्राफी में इनका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के रहन सहन के तरीके, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनके दूर संचार के साधन, उनके परिवहन के साधन, उनकी अर्थव्यवस्थाएं, उनके संसाधन, उन संसाधनों के प्रयोग करने के दौरान उनके उद्योगों का विकास, इन सारी चीज़ों पर इनका ध्यान ज़्यादा गया। और इन सब का इन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने यात्राएं की, इन सब संदर्भों में इन्होंने उन क्षेत्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो मानव भूगोल के और आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में इनका योगदान अधिक मिलता है। फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए इब्न बतूता नहीं दिखते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी में इनका विशिष्ट दखल रहा है। इनको हम ज्योग्राफर कहते हुए साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये तो रहा इब्न बतूता का योगदान भौगोलिक जगत में। इनके बाद जो अंतिम अरब भूगोलवेत्ता के रूप में जो स्थापित है वे है इब्न खालदुन। इब्न खालदुन को जो महत्वपूर्ण स्थापित अरब स्कॉलर्स है उनमें अंतिम माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान था वो मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास था। ये कहना चाहिए कि भूमध्य सागरीय तट पर था और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से अपना जो जीवन है वो शुरू किया और अधिकांश समय में ये ट्यूनीशिया, स्पेन और अल्जीरिया वाले क्षेत्रों में रहे और बाद में इन्होंने मिस्र में अपना जो जीवन के अंतिम जो वर्ष थे वो इन्होंने मिस्र में पूरे किए, वहां व्यतीत किए। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्मरणीय जो कार्य है, जो स्मरणीय रचना है, उसको कहा जाता है मुकद्दिमह। मुकद्दिमह ये जो इनका इसको मास्टरपीस वर्क कहा जाता है इब्न खालदुन का। इसको इन्होंने कई तरह से इसमें कई तरह के विवरण इसमें मिलते हैं, कई तरह की व्याख्याएं इसमें मिलती हैं, जिसमें इन्होंने भी इब्न बतूता की तरह मानव समुदायों पर, मानव बसाहट पर ज़्यादा ध्यान दिया है। फिजिकल जो ज्योग्राफी है उस पर इनका कंसंट्रेशन कम मिलता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इनके पूरे इस वर्क को देखा जाए तो इनका ये पूरा जो मुकदमा जो इनकी रचना है उसको हम 6 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। ये कहना चाहिए कि इन्होंने 6 खंडों में विभक्त किया है, जिसमें इन्होंने कैटेगराइज कर कर अपने अध्ययन को प्रस्तुत किया है। पहला खंड जो है वो सिविलाइजेशन पर है, सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, भूगोल और एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी जो कि मानव सभ्यताओं के साथ साथ मानव प्रजातियों का विकास कैसे हुआ उस पर कॉन्सेंट्रेट करती है। तो पहला खंड ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और सिविलाइजेशन पर मिलता है। दूसरा खंड इनका मिलता है जिसमें इन्होंने घुमंतु प्रजातियों की संस्कृति पर प्रकाश डाला है और साथ ही घुमंतु प्रजातियों और जो स्थायी रूप से निवास करने वाले जो मानव समुदाय हैं उनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है और जिसमें इन्होंने इन जातियों के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों का भी व्याख्या उसमें की है और ये भी बताने की कोशिश की है कि इनकी इस स्थायित्व या इनकी घुमंतु प्रवृत्ति के पीछे कौन से कारण रहे हैं और किस प्रकार के जीवन शैली इनकी उन कारणों के पश्चात विकसित हुई है। तो इसका विवरण इनकी जो पुस्तक है उसके द्वितीय खंड में मिलता है। तीसरा खंड जो है वो उस समय जो भी साम्राज्य थे, उन जो भी शासक और शासन व्यवस्थाएं थी उनके संदर्भ उनके विवरणों को समर्पित है। चौथा वॉल्यूम इस पुस्तक का उस समय में जो नगरों और गांवों में जो जीवन शैली थी मनुष्यों की, जिस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में मानव समुदाय इन्वॉल्व था और जिस प्रकार से उनका संपूर्ण जीवन व्यवस्थित रूप से चलता था, उसका अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद जो पांचवा वॉल्यूम है उसमें इन्होंने जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, मुख्यतः आर्थिक भूगोल को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है और मानव समुदायों का जहां जहां वर्णन किया, उन मानव समुदायों के आजीविका के साधन कैसे रहे, कौन से रहे, उन्होंने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया, इस सब का अध्ययन मिलता है कि कौन कौन से व्यवसाय उस समय विकसित थे। इन सब का विवरण इस पुस्तक में का जो पांचवा खंड है उसमें मिलता है। और छठा खंड जो है वो विज्ञानों के वर्गीकरण पर को समर्पित है। वैज्ञानिक जगत में जितनी भी अध्ययन के स्वरूप मिलते हैं उन विज्ञानों को किस 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 शाखा में, किस किस रूप में हम बांट सकते हैं और कौन कौन सा स्वरूप किस किस फेनोमेना से डील करता है। जैसे बॉटनी पादप से डील करती है या ज्योग्राफी किससे डील करती है, एंथ्रोपोलॉजी किससे डील करती है, इन सबको इन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इनका जो मुकदमा नामक जो रचना है वो भौगोलिक जगत में और वैज्ञानिक जगत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की नियतिवादियों की तरह कि मानव के फिजिकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट उसके लिविंग स्टाइल पर पड़ता ही है। तो जहां जहां के मानव समुदायों का अध्ययन इन्होंने किया, वहां वहां मानव समुदायों के रहन सहन को व्याख्यायित करते हुए वहां के फिजिकल एनवायरनमेंट को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इस बात को इन्होंने बताने की कोशिश की है। इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार की सरकारों या शासन व्यवस्था का विकास होता है, जब इन्होंने साम्राज्यों के विस्तार का अध्ययन किया और उसको विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया, ये भी बताया अरदर कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक जनसंख्या रखता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज्यादा दक्षिण गोलार्ध में आगे जाने पर अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, इसलिए वहां पर उतनी जनसंख्या का संकेंद्रण नहीं मिलता है जितना कि उत्तर में मिलता है। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बताया कि 64 डिग्री के आसपास के जो अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है। ये सारी चीजें और उसके आगे 64 डिग्री अक्षांशों के आगे दोनों ही गोलार्धों में जनसंख्या विरल होती जाती है और इस प्रकार से इन्होंने जो विश्व में तापमान के कारण जनसंख्या की विरलता और सघनता प्रभावित होती है उसको इंडिकेट करने का प्रयास किया है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो विषुवत रेखीय पेटी है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, अति उष्ण पेटी तापमान की दृष्टि से यह मिलती है, जिसने कि इस क्षेत्र में जनसंख्या के विकास को हतोत्साहित किया है। जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा विकसित या स्थापित नहीं मिलती है। इस प्रकार की चीज इन्होंने बताई है। इसके अलावा इन्होंने अलग से हम इनको ये नहीं कह सकते कि इन्होंने क्लाइमेट पर बहुत बात की है, लेकिन मानव समुदायों के विकास के संदर्भ में या जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में इन्होंने जलवायु को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए जब बात की है तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने इनका अप्रोच क्लाइमेटोलॉजी वाला भी था क्योंकि इन्होंने ये कहा कि टेम्परेट रीजन जो है, जो समशीतोष्ण प्रदेश है, वहां पर सर्दी और गर्मी का एक संतुलित स्वरूप मिलता है, इन दोनों के मध्य में एक संतुलन मिलता है और समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है जो कि मानव जनसंख्या के संकेंद्रण के लिए अनुकूल जलवायु है। इसी कारण मानव जनसंख्या की वृद्धि और इनके अधिवास इन क्षेत्रों में मिलते हैं।
इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि टेम्परेट जोन से जैसे ही हम समशीतोष्ण क्षेत्रों से और आगे उत्तरी या दक्षिण गोलार्ध की ओर चलते हैं, गोलार्ध नहीं कहना चाहिए, दक्षिण और उत्तरी ध्रुवों की ओर चलते हैं, तो जलवायु अति शीतल होती जाती है और ये पोलर एरियाज जो है ये मानव समुदायों के स्थापना के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, मानव वृद्धि के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अपने विरल स्वरूप में मिलती है। इन्होंने सेटलमेंट्स के ओरिजिन की भी बात की है, किस प्रकार से अधिवासों का विकास हुआ, किस प्रकार से भूमि की उर्वरता को देखते हुए जो मनुष्य है उसने सभ्यताओं का विकास किया और इन सभ्यताओं के बाद धीरे धीरे सेटलमेंट्स डेवलप हुए। इनका और समय के साथ साथ जैसे जैसे कालांतर में जनसंख्या की वृद्धि होती गई, चूंकि भूमि पर जनसंख्या का प्रेशर बढ़ता गया, जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, तो धीरे धीरे यहाँ इसका प्रसार होना शुरू हुआ, जनसंख्या पृथ्वी के धरातल पर प्रसरित होनी शुरू हुई। इसके अलावा इन्होंने इकोनॉमी की बात की है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की है, सोशल स्ट्रक्चर की बात की है मानव समुदायों के, और इस संदर्भ में इन्होंने श्रम की मांग, आपूर्ति, इन सारे जो आर्थिक टर्म्स जो है उनका जिक्र भी अपने अध्ययनों में किया है, जो भौगोलिक जगत में एक आगे के अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनाता है। इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि अरब जो है वो ज़्यादातर अरब जातियां जो है वो घुमंतू जातियां हैं, जबकि उन आगे जो नीग्रोज जाति मिलते हैं वो कंपैरेटिवली स्थायी रूप से रहना पसंद करते हैं। इन सारे अध्ययनों के कारण इनको चाहे हम वाणिज्य के संदर्भ में देखें, चाहे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें, चाहे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सोसाइटी के संदर्भ में देखें, इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इब्न खाल्दुन को हम पहला एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट भी कह सकते हैं, जिन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को स्थापित करने की चेष्टा की हो। इनसे पहले अल-मसूदी ने भी की है, लेकिन तब तक शायद नियतिवादी अप्रोच इतना ज्यादा विश्व के सामने नहीं आया था, इसलिए मैंने जैसे कहा था कि उस समय हम नियतिवादी उनको नहीं कहते थे, लेकिन इब्न खाल्दुन के आते आते विद्वान जो हैं वो नियतिवाद शब्द को के बारे में सोचने लगे थे, इसलिए इनको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट भी, इनको पर्यावरणवादी भी कहा जाता है। ये सारे जो अरब जोग्राफर्स का योगदान हुआ है उनमें ये जो अंतिम भूगोलवेत्ता हुए हैं, इन्होंने अपने समय तक आते आते मानव भूगोल और भौतिक भूगोल इन दोनों के योगदान को बढ़ाते हुए मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की साइंस के रूप में भूगोल को स्थापित कर दिया था। इनके समय तक आते आते भूगोल इस रूप में व्याख्यायित हो गया था कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। थैंक यू।